अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेज पुलिस लाइन के सामने सवाई माधोपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सेकंड ग्रेड उर्दू का बैच पढ़ रहे हैं और सेकंड ग्रेड उर्दू के बैच में हम उर्दू का ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, जो हमारा पहला टॉपिक है उर्दू ज़बान का तारुफ, उस उर्दू ज़बान के तारुफ को उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका के ज़रिए से हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमारे 2 वीडियोज आपके सामने आ चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आपने जितने भी हमारे वीडियो देखे हैं, दोनों वीडियो देखे हैं, जितने भी लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है आप आगे भी मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। तो अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। हिंद आर्या, हमारा टॉपिक चल रहा है हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर। हिंद आर्याई से उर्दू तक के सफर को मैं यानी 1500 कबले मसीह से लेके जो मौजूदा जमाने तक 3500 साल का जो जमाना है, इस अदवार को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक कदीम हिंद आर्याई, एक बस्ती हिंद आर्याई, एक जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई 1500 का टाइम पीरियड है, 1500 कबले मसीह से लेके 500 कबले मसीह तक। और इसमें संस्कृत का दौर रहता है। ये किसका दौर रहता है? संस्कृत का दौर रहता है। वो अभी हम समझेंगे कैसे। फिर बस्ती हिंद आर्याई, बस्ती नहीं होता मध्य हिंद आर्याई में बस्ती हिंद आर्याई का टाइम पीरियड रहता है 500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी। और इसमें 3 दौर चलते हैं, 3 अलग अलग जबानें इसमें चलती हैं। प्राकृत, अदबी प्राकृत और अपभ्रंशों का दौर चलता है। और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर। जदीद हिंद आर्याई दौर का जमाना है 1000 ईस्वी से लेके मौजूदा जमाने तक, यानी 1000 का ये जमाना, 1500 का ये जमाना और 1000 का ये जमाना होगा 3500 साल। ठीक है। और ये इसमें है जदीद जबानों का दौर। ये कौन सी जबानों का दौर है? जदीद जबानों का दौर। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। हमारा टॉपिक है कदीम हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर। कौन सा दौर? कदीम हिंद आर्याई दौर। ठीक है। ये हमारा आज का मौजू है, कदीम हिंद आर्याई दौर। ठीक है। कदीम हिंद आर्याई दौर का जमाना क्या है? 1500 कबले मसीह से लेकर 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह, ये इसका दौर है, ये इसका अदवार है इस दौर में। अब देखो, ठीक है। ये हिंदुस्तान है 1500 कबले मसीह में। कब? 1500 कबले मसीह में। आर्य कौम, कौन सी कौम? आर्य कौम। आर्य कौम हिंदुस्तान आती है और आर्य कौम अपने साथ अपनी जबान भी लाती है। और यहां पर कौन रह रहे थे? द्राविड़ जाति के लोग, द्राविड़ लोग। तो द्राविड़ लोग जब यहां रह रहे थे तो इनकी अपनी बोली थी और आर्य कौम की अपनी बोली थी संस्कृत। आर्य कौम की अपनी बोली थी संस्कृत और इनकी अपनी बोली थी द्राविड़ों की। यहां पे कौन रह रहे थे? द्राविड़ जो मौजूदा जमाने में दक्षिण भारत में रहते हैं। तो वो द्राविड़, उन द्राविड़ों की और इनकी द्राविड़ यहां के कैसे लोग थे? मकामी। कैसे लोग हुए ये? मकामी। और ये आर्य कौन से हुए? बैरूनी।
बैरूनी यानी बाहर के, मकामी और बैरूनी लोगों की जबानें आपस में खल्त मल्त होने लगी, आपस में मिलने लगी। 1500 कबले मसीह में जब आर्य कौम हिंदुस्तान आई तो द्राविड़ जाति की जो बोली थी वो बोली और आर्य कौम की जो बोली थी वो बोली आपस में मिलने जुलने लगी, मेलजोल होने लगा। तब दुनिया के सबसे पहले कवायद नवेश पाणिनि, दुनिया का पहला कवायद नवेश कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने 700 कबले मसीह में, कब? 700 कबले मसीह में अष्टाध्यायी लिखी। कौन सी ध्यायी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने 700 कबले मसीह में अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा और इसने अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत को किसमें बना दिया? संस्कृत को आलिमों की जबान बना दिया, संस्कृत को व्याकरणों को नियमों में जकड़ दिया। किसमें जकड़ दिया? कवायद के नियमों में, व्याकरण या फिर कवायद के नियमों में जकड़ दिया। अब जब संस्कृत व्याकरण के नियमों में जकड़ गई, व्याकरण कवायद के नियमों में जकड़ गई, तो यह संस्कृत किसकी जबान बन के रह गई? संस्कृत बन के रह गई आलिमों की जबान। संस्कृत किसकी जबान बन के रह गई? आलिमों की जबान। संस्कृत किसकी जबान बन के रह गई? आलिमों की जबान। ठीक है। और जो अवाम की, आम लोगों की जो बोली थी, उस अवाम की बोली को कहा गया, अवाम की बोली को क्या कहा गया? प्राकृत। प्राकृत बोली। ठीक है, यहां तक आया समझ में? इस 1000 साल में क्या होता है? इस 1000 साल में यह होता है कि जब 1500 कबले मसीह में आर्य कौम हिंदुस्तान आती है तो अपने साथ अपनी बोली लाती है और द्राविड़ लोगों की अपनी बोली होती है। जब दोनों बोलियां आपस में खल्त मल्त होने लगती हैं, आपस में खल्त मल्त होने लगती है, तो दुनिया के पहले कवायद नवेश, दुनिया का पहला कवायद नवेश पाणिनि ने इसे संस्कृत को व्याकरणों के नियम यानी कवायद के नियमों में जकड़ दिया और उसने पहली किताब लिखी अष्टाध्यायी। कौन सी किताब लिखी? अष्टाध्यायी। तो क्या हो गया? क्या हम अब भी जानते हैं, हम जो बोली बोलते हैं उसमें बिल्कुल कवायद का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और हम आम बोली बोलते हैं। तो आम बोली को क्या कहा गया? प्राकृत। और संस्कृत किसकी जबान बन के रह गई? आलिमों की जबान। इसीलिए इसे कहा जाता है संस्कृत का दौर। इसीलिए कदीम हिंद आर्य को किसका दौर कहा जाता है? संस्कृत का दौर कहा जाता है। किसका दौर कहा जाता है? संस्कृत का। किसका दौर कहा जाता है? संस्कृत का दौर कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? कदीम हिंद आर्याई दौर, संस्कृत का दौर। हम चलते हैं तीसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई दौर। वसती, दूसरा है हमारा टॉपिक वस्ती हिंद आर्याई दौर। वस्ती हिंद आर्याई दौर। ठीक है। वस्ती हिंद आर्याई दौर। ठीक है। दूसरा है हमारा बस्ती हिंद आर्याई दौर। बस्ती हिंद आर्याई दौर का जमाना क्या है? 500 कबले मसीह से, 500 कबले मसीह से लेकर 1000 ईस्वी। ठीक है। तो इसके 3 दौर हैं। एक 500 कबले मसीह से लेकर, 500 कबले मसीह से लेकर 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी और 500 ईस्वी से लेकर 1000 साल। ठीक है। ये 3 दौरों में बांटा गया है। पहला है 500 कबले मसीह से लेकर 1 ईस्वी,
दूसरा है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी, तीसरा है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी। ये हो गया बस्ती हिंद आर्याई दौर का जमाना। अब इस जमाने में क्या होता है कि 500 कबले मसीह में बौद्ध प्राकृत जबान में, किस जबान में, अवाम की बोली ठोली या मुहावरा को क्या कहा गया, प्राकृत कहा गया। तो इस प्राकृत बोली में बौद्ध मजहब, कौन सा मजहब, बौद्ध मजहब और जैन मजहब, बौद्ध मजहब, जैन मजहब, बौद्ध मजहब, जैन मजहब और अशोक ने, कौन सा सम्राट अशोक ने, ठीक है, बौद्ध मजहब का इसी जमाने में 500 कबले मसीह के जमाने में, 500 कबले मसीह से लेके 1 ईस्वी तक के जमाने में बौद्ध दो नए मजहब वजूद में आते हैं। एक होता है बौद्ध मजहब, एक होता है जैन मजहब। और एक सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य राजवंश, भारत का सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य राजवंश का अशोक। ये सब अपने बौद्ध मजहब ने अपने धर्म की तबलीग प्राकृत जबान में की। बौद्ध मजहब की जो जबान थी वो पाली जबान थी। जैन मजहब ने अपनी जबान की, अपने मजहब की जो तबलीग करी वो अवाम की बोली ठोली अवाम की जबान में की और इनकी थी अर्धमागधी। और अशोक ने अपने लाटों पर स्तंभों पर जिन जबान का बोली का प्रयोग किया, बोली का इस्तेमाल किया, वो कौन सी थी, प्राकृत जबान थी। तो इस प्राकृत को सबसे पहले, इस प्राकृत में तो अवाम की बोली ठोली, अवाम की बोली ठोली, अवाम की बोली ठोली, बोली ठोली या मुहावरा, मुहावरा का मतलब होता है हम कलाम होना। मुहावरा अरबी जबान का लफ्ज है। मुहावरा किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है, जिसके मायने होते हैं हम कलाम होना, आपस में गुफ्तगू करना। अवाम की बोली ठोली मुहावरों को क्या कहा गया, फर्स्ट प्राकृत। कौन सी प्राकृत, फर्स्ट प्राकृत। यहां तक आया समझ में। इस 500 साल में क्या होता है, इस 500 कबले मसीह से 1 ईस्वी तक के लेके बौद्ध मजहब, जैन मजहब और अशोक ने अपने लाटों पर इस जबान का इस्तेमाल किया था। वो सी अवाम की बोली ठोली मुहावरा को फर्स्ट प्राकृत कहा गया। अवाम की बोली ठोली या मुहावरा को फर्स्ट प्राकृत कहा गया, फर्स्ट प्राकृत कहा गया। यहां तक आया समझ में। तो दूसरा दौर रहता है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी। दूसरे में क्या होता है साहब, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी में क्या होता है कि 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी में होता यह है कि जब इसी प्राकृत जबान में बौद्ध अवाम की बोली ठोली में अदब लिखाम में आने लगा, साहित्य लिखाम में आने लगा, तो 5 अदबी बोलियां, कितनी बोलियां, अदबी प्राकृत वजूद में आई, जिनमें अदब लिखाम में आने लगा, साहित्य लिखाम में आने लगा, तो अदबी प्राकृत वजूद में आई। कौन सी प्राकृत, अदबी प्राकृत, अदबी प्राकृत वजूद में आई। और अदबी प्राकृत जब वजूद में आई तो इसे कहा गया अदबी प्राकृत का दौर। कौन सा दौर, अदबी प्राकृत का दौर। ये कौन से दौर रहा, अदबी प्राकृत का दौर रहा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी में जब इतनी प्राकृतों में साहित्य लिखाम में आने लगा तो इसे कहा गया अदबी प्राकृत का दौर। कौन सा दौर, अदबी प्राकृत का दौर। यहां तक आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर चलते हैं हम, 5 अदबी प्राकृतें वजूद में आती हैं। कौन कौन सी, 5 अदबी प्राकृतें वजूद में आती हैं। कितनी, 5 अदबी प्राकृत वजूद में आती हैं। कौन, अदबी प्राकृत वजूद में आती हैं। 5 अदबी प्राकृत वजूद में आती हैं। पहली है महाराष्ट्री, पहली है
महाराष्ट्र वाला एरिया यानी दक्कन का एरिया, दक्कन का एरिया वाला। दूसरी है शूरसेनी, शूरसेनी मथुरा वाला एरिया। तीसरी है मागधी या मगधी, एक ही बात है, मागधी, ये बिहार वाला एरिया, मगध बिहार, सम्राट अशोक की राजधानी में से एक, मागधी। चौथी है अर्ध मागधी, अर्ध मागधी, ये अवध और इलाहाबाद वाला एरिया, अवध और इलाहाबाद वाला एरिया। और पांचवी है पिशाची, पिशाची, पिशाची कश्मीर व पंजाब वाला एरिया, कश्मीर व पंजाब वाला एरिया। जब हम देखते हैं कि अदबी प्राकृत, कितनी प्राकृत वजूद में आई? 5 अदबी प्राकृत। कौन से जमाने में? 500 कबले मसीह से, 1 कबले मसीह से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक के दौर में 5 अदबी प्राकृतें वजूद में आई। कौन कौन सी? महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्ध मागधी और पिशाची। ठीक है। महाराष्ट्री वह प्राकृत होती है जिसका अदब सबसे पहले वजूद में आता है। अदब व कवायद, कवायद सबसे पहले वजूद में आए, सबसे पहले कवायद इसी के वजूद में आए। ठीक है। इस अदब और कवायद सबसे पहले इसी के वजूद में आए, इसीलिए कहा जाता है इसे मिसाली प्राकृत, मिसाली प्राकृत, क्योंकि उस जमाने का जो अदब मिलता है वो इसी में मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है मिसाली प्राकृत। शूरसेनी वह प्राकृत है जिस पर संस्कृत का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, संस्कृत का सबसे ज्यादा असर इसी पर पड़ता है। मागधी को कहा गया गैर मुहज्जब बोली, गैर मुहज्जब बोली, क्योंकि ये आर्य कौम से दूर थी, इसीलिए इसे गैर मुहज्जब बोली बोली जाता है। और यहां पर रे की जगह ले इस्तेमाल किया जाता था, जैसे राजा को यहां पर बोला जाता था लाजा, तोतले बोलते हैं ना, उस तरीके से राजा, रे की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता था? लाम। अर्ध मागधी ये सबसे कदीम प्राकृत है, सबसे कदीम प्राकृत कौन सी है? अर्ध मागधी प्राकृत कौन सी है? अर्ध मागधी। और पिशाची वह प्राकृत है जिसमें सबसे ज्यादा अदब की कमी महसूस की गई है, अदब की सबसे ज्यादा कमी महसूस की गई है, अदब की सबसे ज्यादा कमी इसी में है। ठीक है। यहां तक आया समझ में? 5 प्राकृतें वजूद में आई, महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्ध मागधी और पिशाची। महाराष्ट्री दक्कन में, शूरसेनी मथुरा वाले एरिया में, मागधी बिहार वाले एरिया में, अर्ध मागधी अवध और लखनऊ वाले एरिया में, और पिशाची कश्मीर और पंजाब में। ठीक है। महाराष्ट्री जो है इसमें अदब भी सबसे ज्यादा मिलता है और इसके कवायद भी सबसे पहले मुरत्तब हुए थे, इसीलिए इसे मिसाली प्राकृत कहा जाता है। कैसी प्राकृत? मिसाली प्राकृत कहा जाता है। दूसरी है शूरसेनी प्राकृत। शूरसेनी प्राकृत पे संस्कृत का सबसे ज्यादा गहरा असर था। मागधी प्राकृत को कहा गया गैर मुहज्जब बोली, क्योंकि आर्यों की गिरफ्त से, आर्यों की पहुंच से सबसे दूर थी, इसीलिए इसे कहा गया गैर मुहज्जब बोली। और ये थी रे की जगह यहां पर ले का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे राजा की जगह लाजा। ठीक है। फिर है अर्ध मागधी, अर्ध मागधी प्राकृत, अर्ध मागधी प्राकृत अवध और लखनऊ वाले, इसे सबसे कदीम प्राकृत कहा गया, सबसे कदीम प्राकृत कहा गया है। और पिशाची कश्मीर और पंजाब में बोली जाती थी। अदब की सबसे ज्यादा कमी इसी में देखने को मिलती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो नेट में आया था कि पिशाची के मायने क्या होते हैं, तो पिशाची के मायने होते हैं भूत के। पिशाच विवाह होता है ना, उसी तरह पिशाची के मायने क्या होते हैं? भूत।
आपने विवाह के 8 प्रकार पढ़े होंगे, उनमें से एक पिशाच विवाह पढ़ा होगा, उसी पिशाच से बना है पिशाची। तो पिशाची के मायने क्या होते हैं? भूत के होते हैं। यहां तक आया समझ में? जब अदबी प्राकृतें वजूद में आने लगी, ये अदबी प्राकृतें वजूद में आने लगी तो अवाम से फिर दूर होने लगी, अवाम इनसे दूर होने लगी, और अवाम की इसी अदबी प्राकृत को यहां देख लें, इसी अदबी प्राकृत के इस दौर को, या इसी अदबी प्राकृत को सेकंड प्राकृत कहा गया। क्या कहा गया? सेकंड प्राकृत। फर्स्ट प्राकृत तो अवाम की बोली ठोली मुहावरा हो गई, सेकंड प्राकृत हो गई अदबी प्राकृत। जब अदब इसमें वजूद में आने लगा प्राकृतों में, तो इसे अदबी प्राकृत दे दिया। 5 अदबी प्राकृतें वजूद में आ गई, तो इन्हें क्या कहा गया? सेकंड अदबी प्राकृत। फिर यहां से हम आगे पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा दौर है अपभ्रंशों का। तीसरा दौर है अपभ्रंशों का दौर। किसका दौर? तीसरा किसका है? पहला है प्राकृतों का दौर, दूसरा अदबी प्राकृतों का दौर, तीसरा है अपभ्रंशों का दौर। जब ये प्राकृतें, अदबी प्राकृतें, पीछे देखें एक बार, जब ये अदबी प्राकृतें वजूद में आने लगी तो अवाम से दूर होने लगी, अवाम से दूर होने लगी तो तो दूर होने लगी, तो अपभ्रंशों का जमाना, अपभ्रंश वजूद में आई। और अपभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया है? भरत मुनि ने। और भरत मुनि की किताब कौन सी है? भरत मुनि की किताब नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, ठीक है। अपभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि की किताब का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। जबकि जबान के लिए, किसके लिए? जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल इसका किया है, अपभ्रंश लफ्ज का इस्तेमाल चंड ने। किसने? चंड ने प्राकृत लक्षणम में। चंड की कौन सी किताब है? प्राकृत लक्षणम। अपभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल तो किसने किया? अपभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल भरत मुनि ने किया। भरत मुनि की किताब कौन सी है? भरत मुनि की तख्लीक कौन सी है? तो भरत मुनि की तख्लीक है नाट्यशास्त्र। जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल चंड ने किया। चंड की किताब कौन सी है? तख्लीक कौन सी है? प्राकृत लक्षणम। पतंजलि ने महाभाष्य में, पतंजलि आता ना प्रोडक्ट, पतंजलि ने महाभाष्य में, कौन से पतंजलि की कौन सी है? महाभाष्य में कहा, पतंजलि ने महाभाष्य में यह कहा है कि जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप रहता है, संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्ल है, वही क्या है? अपभ्रंश है। वही क्या है? अपभ्रंश है। जबकि हेमचंद्र, यह क्वेश्चन आ चुका है, हेमचंद्र ने अपभ्रंश के सबसे पहले कवायद मुरत्तब किए, और इसकी किताब का नाम है हेमचंद्र शब्द अनुशासन। हेमचंद्र शब्दानुशासन हो जाएगा, मिलाएंगे तो संधि होगी, तो शब्दानुशासन। चंद्र
शब्द अनुशासन। हेमचंद्र शब्द अनुशासन में हेमचंद ने सबसे पहले इस अपभ्रंश के कवायद मुरत्तब किए। यहां तक आ रहा है समझ में? यहां तक कि अपभ्रंशों का दौर, अपभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल भरत मुनि ने किया था नाट्य शास्त्र में, जबकि जबान के लिए, किसके लिए? जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया था चंड ने। किसने? चंड ने। चंड की किताब कौन सी है? प्राकृत लक्षणम। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा है कि संस्कृत की जो बिगड़ी हुई शक्ल है वही क्या है? अपभ्रंश है। और हेमचंद्र ने सबसे पहले इस अपभ्रंश के कवायद मुरत्तब किए। हेमचंद्र की किताब कौन सी है? हेमचंद्र शब्द अनुशासन। हेमचंद्र शब्द अनुशासन। यहां तक आया समझ में? तब हमने देख ली फर्स्ट प्राकृत, सेकंड प्राकृत, अब देखते हैं थर्ड प्राकृत। इसी अपभ्रंश को थर्ड प्राकृत, कौन सी प्राकृत कहा जाता है? थर्ड प्राकृत कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? इसी अपभ्रंश को थर्ड प्राकृत कहा गया। अब तक हमने देखा फर्स्ट प्राकृत, तो फर्स्ट प्राकृत तो हो गई अवाम की बोली ठोली, अवाम की बोली ठोली या मुहावरा को, अवाम की बोली ठोली या मुहावरा। ठीक है। सेकंड प्राकृत हो गई हमारी कौन सी? अदबी प्राकृत, अदबी प्राकृत। और थर्ड प्राकृत हो गई हमारी अपभ्रंश। और उर्दू कौन सा अपभ्रंश से निकली है? तो सूरसेनी। उर्दू कौन सा अपभ्रंश से निकली है? सूरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अपभ्रंश। और 5 अपभ्रंश हैं वजूद में आई। इसके बाद कितनी अपभ्रंश वजूद में आई? 5। कितनी अपभ्रंश वजूद में आई? 5 अपभ्रंश वजूद में आई। कौन कौन सी? पहली महाराष्ट्री, पहली वही महाराष्ट्री, 5 में से पहली महाराष्ट्री, दूसरी शूरसेनी, तीसरी मागधी या मगधी, एक ही बात है, मागधी, चौथी अर्धमागधी, अर्धमागधी। एरिया वही है सबके, जिस एरिया में जो बोली बोली जाती थी उसका वही नाम पड़ गया। 5वीं है जो पिशाची थी वो 2 भागों में बन जाती है, एक प्राचड़ और एक केकई। प्राचड़ और एक बनती है केकई। केकई। ठीक है। प्राचड़ से तो बनती है सिंधी, प्राचड़ से तो बनती है लेंदा, एक मिनट, प्राचड़ से तो बनती है लेंडा, प्राचड़ से बनती है लेंडा, देखा गया लेंदा, केकई से बनती है सिंधी जबान। नई जबानों में अभी पढ़ेंगे, जदीद जबान है तब। तो 5 प्राकृतें वजूद में आई। कौन कौन सी? महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पिचासी। इन्हीं को कहा गया थर्ड प्राकृत। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है,
लेकिन आप समझने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। और अभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा तब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले क्या होता है। देखो एक बार फिर पीछे चलते हैं हम, तो हम थे 5 अपभ्रंश वजूद में आई, कौन कौन सी? महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और प्राचड़ और केकई। प्राचड़ से बनती है लेंडा और केकई से बनती है सिंधी जबान। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा हमारा दौर है जदीद हिंद आर्याई दौर। जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर। ठीक है, जदीद हिंद आर्याई दौर। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से ताहाल मौजूदा जमाने तक। ठीक है, जदीद हिंद आर्याई दौर में क्या होता है? इस दौर में जदीद जबानें वजूद में आती हैं। जैसे हम अब जो भाषाएं बोल रहे हैं, अब जो जबानें बोल रहे हैं, वही जदीद जबानें वजूद में आती हैं। जैसे कि उड़िया, उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। दूसरी मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। मराठी महाराष्ट्र में। ठीक है, लेंदा मगरबी पंजाब में। कहाँ पे बोली जाती है? मगरबी पंजाब में। मगरब यानी पश्चिम, मगरबी पंजाब में। इस तरीके से जदीद बोलियां वजूद में आती हैं, जैसे आज हम बोल रहे हैं ना। इसी तरह से शूरसेनी जो बोली थी, शूरसेनी जो अपभ्रंश था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नाम सुना होगा आपने। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का सुना है ना? कौन सी किताब है इनकी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ही वो पहला इंसान है जिसने राजस्थान में बोली जाने वाली बोली को राजस्थानी कहा था। पढ़ा होगा ना राजस्थान के साहित्य में। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा था, जॉर्ज अब्राहम का कॉल है कि मध्य देश में यानी मध्य भारत में, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने से पहले जो मध्य देश था, मध्य भारत था, उस मध्य देश में 5 बोलियां बोली जाती थी और इन 5 बोलियों को ही मिला के कहा जाता था मगरबी हिंदी। क्या कहा जाता था? मगरबी। 5 बोलियों को मिलाकर के क्या कहा जाता था? मगरबी हिंदी। ठीक है, मगरबी हिंदी कहा जाता था। 5 बोलियां कौन कौन सी थी इसमें? पहली है खड़ी बोली। दूसरी है हरियाणवी। तीसरी है ब्रज। चौथी है कन्नौजी। पांचवी है बुंदेली। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अलग अलग इलाकों में जैसा जैसा इलाका था वैसे वैसे बोलियां बोली जाती थी। जैसे उड़ीसा में उड़िया उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, लेंदा मगरब पंजाब में, अवधी अवध में, असमी असम में। ठीक है, इस तरीके से अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। ठीक है, उसी तरीके से मगरबी हिंद में 5 बोलियां बोली जाती थी। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा कि मगरबी हिंद की 5 बोलियों को ही हम मध्य देश में मगरबी हिंद में 5 बोलियां बोली जाती थी, उन्हें ही मगरबी हिंदी कहा जाता है। मगरबी हिंद की ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि मगरबी हिंद में बोली जाने वाली 5 बोलियां कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी थी? खड़ी बोली,
दूसरी हरियाणवी, तीसरी है ब्रज, चौथी है कन्नौजी, पांचवी है बुंदेली। ठीक है, यहां तक आया समझ में कि जदीद जमाने में जब वजूद में आई तो इस खड़ी बोली से दो बोलियां पैदा होती हैं। इस खड़ी बोली से दो बोलियां पैदा होती हैं, पहली उर्दू और दूसरी हिंदी। पहली उर्दू, दूसरी हिंदी। यहां तक आया आपके समझ में कि उर्दू, ये आ गई आपकी जबान उर्दू, कि उर्दू जबान कैसे बनी। हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर जो हम तय कर रहे थे वो हमारे अब समझ में आने लग गया, समझ में आया कि उर्दू बनी कैसे है। ठीक है, यहां तक आया समझ में आप लोगों के कि मगरबी हिंद में 5 बोलियां बोली जाती थी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। देखें जब तक आप। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब इस खड़ी बोली के अव्वलीन नमूने, खड़ी बोली के, इस उर्दू के खड़ी बोली के अव्वलीन नमूने इस खड़ी बोली के अव्वलीन नमूने अमीर खुसरो के पास मिलते हैं। किसके पास मिलते हैं? अमीर खुसरो के पास मिलते हैं। ये हमारा टॉपिक लगभग पूरा हो रहा है। अमीर खुसरो के पास इसके सबसे पहले अव्वलीन नमूने मिलते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पे, दक्कनी हिंद पर कब्जा किया, दक्कनी हिंद को जीता और उसके साथ सैनिकों भी गए, उसके साथ अवाम भी गई। तो जब अवाम भी उसके साथ गई, सैनिक भी उसके साथ गए, तो ये सब अपनी अपनी बोलियां, शुमाली हिंद में जो बोली जा रही थी, जिसका जो नाम उर्दू पढ़ेगा बाद में, तो वो बोली अपने साथ लेके गए। तो वहां के लोगों से फिर पेच खाने लगी, वहां के लोगों से फिर मेलजोल, नई जबान बोली जाने लगी। तो 1294 ईस्वी में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता। ठीक है, और ये वेरी 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 मोस्ट दोस्तों कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को दौलताबाद, देवगिरी दक्षिण में पड़ती थी, देवगिरी को दौलताबाद के नाम से अपनी सल्तनत बनाया, काया सल्तनत बनाया, यानी अपनी राजधानी बनाया, पाया तख्त बनाया। तो उस समय वो अपने साथ पूरे दिल्ली के लोगों को वहां ले गया, देवगिरी। तो जब दिल्ली के लोग वहां गए तो उन्होंने वहां पे जाके इस्लाम की जो तबलीग की सूफी संतों ने, तो उस सूफी संतों ने तबलीग की, तो उससे नई बोली वजूद में आई। वही बोली क्या कहलाती है? उर्दू बोली कही जाती है। कब किया था? 1327 में। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कब बनाया था? दौलतगिरी को। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब इसके अव्वलीन नमूने तो हमारे पास किसके पास मिलते हैं? अमीर खुसरो के पास। अलाउद्दीन ने 1294 में आक्रमण करा, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, यहां तक आया समझ में। इसके बाद क्या होता है? आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमत। कौन कौन सी? आदिल शाही और कुतुब शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमतों ने इस बोली को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया। आपने पढ़ा होगा आदिल शाही और कुतुब शाही, गोलकुंडा के तरफ के, ठीक। आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमत ने इसे परवान चढ़ाया। और वली दक्कनी, कौन सा दक्कनी? वली दक्कनी इसे निखरी हुई शक्ल में, वली दक्कनी इसे निखरी हुई शक्ल में हिंदुस्तान, शुमाली हिंद में लेकर आए। कहा? जनूबी हिंद से शुमाली हिंद लेके आए। कौन लेके आए? वली दक्कनी। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो वली दक्कनी जब लेके आए तब ये शुमाली हिंद में परवान चढ़ती है, यानी उर्दू पैदा तो शुमाली हिंद में हुई, लेकिन परवान खा चढ़ी पहले दक्कन में, दक्षिण भारत में, फिर बाद में शुमाली हिंद में इसका दोबारा से वजूद कायम होता है। यहां तक आया। ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। एक बार हम पीछे देख लेते हैं कैसे हमने इस टॉपिक को समझा। हम पढ़ रहे थे हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर, हिंद आर्याई से उर्दू तक का सफर। ठीक है,
हिंद आर्याई से उर्दू तक के सफर को हमने 3 अदवार में 3 दौरों में तकसीम किया था। कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और जदीद हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर का जमाना 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह, वस्ती हिंद आर्याई का 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी और जदीद हिंद आर्याई का 1000 ईस्वी से मौजूदा जमाने तक ताहाल। ठीक है। दूसरा देखा था हमने कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक। इस दौर में क्या होता है, आर्य कौम हिंदुस्तान आती है और यहाँ की जो मकामी बोली रहती है, मकामी लोग रहते हैं द्राविड़, उनकी बोली और आर्यों की बोली आपस में खलत-मलत होने लगती है, मिलने जुलने लगती है। तो दुनिया के पहले कवायद नवेश पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखकर, कौन सी धाई, अष्टाध्यायी लिखी और इसे संस्कृत के नियम, संस्कृत यानी संस्कृत को व्याकरण या कवायद के नियमों में मुहज़्ज़ब कर दिया, कवायद के नियमों में जकड़ दिया। इसीलिए संस्कृत तो बन गई किसकी जबान, आलिमों की जबान। आलिमी लोग पढ़ सकते हैं व्याकरण को, तो आम लोग तो पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसे बोल नहीं सकता था। तो अवाम की बोली को कहा गया प्राकृत, अवाम की बोली को कहा गया प्राकृत। और सबसे पहली प्राकृत है पाली, जो बौद्ध मजहब की बोली मानी जाती है। बौद्ध मजहब ने अपनी तबलीग जिस बोली में प्राकृत में की थी वो थी पाली। पाली का मतलब होता है मतन, मतन यानी बीच का, दरमियान का। ठीक है। तीसरा है बस्ती हिंद आर्याई दौर। दूसरा क्या है, बस्ती हिंद आर्याई दौर। बस्ती हिंद आर्याई दौर को 3 टाइम पीरियड में बांटा गया है। एक, इसका टोटल टाइम पीरियड तो कब से कब तक है, 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी यानी 1500। इन 1500 सालों को 3 टाइम पीरियड में बांटा गया। पहला 500 कबल मसीह से लेके 1 ईस्वी तक। इसमें क्या होता है, प्राकृत जो पाली वजूद में आती है प्राकृत, और दूसरी बोली बौद्ध मजहब और जैन मजहब ने अपने धर्म की तबलीग करी और अशोक ने अपने लाटों पे इसी जबान का इस्तेमाल किया। अशोक की पढ़ी होंगी, अशोक ने आपकी लिपि पढ़ी होंगी, भाषा तो प्राकृत और लिपि ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक है। अशोक की लिपि थी और अशोक की भाषा कौन सी थी, प्राकृत। तो उन्हीं प्राकृतों में अशोक ने और जैन मजहब ने और बौद्ध मजहब ने, महावीर जैन ने, गौतम बुद्ध ने अपने अपने धर्म की, अपने अपने मजहब की तबलीग इन्हीं जबानों में की। इसीलिए ये रहता है प्राकृतों का दौर। किसका दौर रहता है, प्राकृतों का दौर। दूसरा है अवाम की बोली ठोली मुहावरे को क्या कहा गया, फर्स्ट प्राकृत कहा गया। फर्स्ट प्राकृत किसे कहा गया, अवाम की बोली ठोली या मुहावरे को फर्स्ट प्राकृत कहा गया। दूसरा टाइम पीरियड है अदबी प्राकृतों का। कौन सी प्राकृतों का, ये तो हो गया प्राकृतों का दौर, ये हो गया अदबी प्राकृतों का दौर। और तीसरा टाइम पीरियड है किसका, अपभ्रंशों का दौर। अभी देखेंगे फिर से अपभ्रंशों का दौर। ठीक है। तो दूसरे 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक किसका दौर रहता, अदबी प्राकृतों का दौर। अदबी प्राकृतों के दौर के बारे में जब ये अदब प्राकृतों में अदब लिखने जाने लगा, तो अदब जब लिखा जाने लगा तो लोग बागों से फिर से ये प्राकृतें दूर होने लगी और 5 अदबी प्राकृतें वजूद में आई, महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पिशाची। पिशाची के मायने क्या होते हैं, भूत के होते हैं। यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है नेट में, पिशाची के मायने क्या होते हैं, भूत के होते हैं। महाराष्ट्री, अब ये एरिया वाइज है, जो एरिया था, जिस एरिया में बोली जा रही थी उसी एरिया वाइज इनके नाम पड़े। जैसे दक्कन में महाराष्ट्री, महाराष्ट्र दक्कन में पड़ता है। शूरसेनी मथुरा वाला एरिया में, बिहार में मगध बिहार वाला एरिया, अर्धमागधी अवध और लखनऊ वाला एरिया, और पिशाची कश्मीर और पंजाब में। तो महाराष्ट्री थी, इसमें अदब सबसे ज्यादा मिलता है और इसके कवायद सबसे पहले मुरत्तब हुए, इसीलिए इसे मिसाली प्राकृत, कौन सी प्राकृत, मिसाली प्राकृत कहा जाता है। दूसरा है शूरसेनी, इस पर संस्कृत का सबसे ज्यादा असर पड़ा। संस्कृत का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ा, तो शूरसेनी पे। मागधी को कहा गया है, मागधी को कहा गया है गैर मुहज्जब बोली, क्योंकि ये किससे, आर्य कौम की पहुंच से दूर थी, इसीलिए इसे गैर मुहज्जब बोली कहा गया है। इसमें रे की जगह ले पड़ते हैं और रे से राजा की जगह क्या बन गया, लाजा। ठीक है। इस तरीके से अर्धमागधी अवध और लखनऊ में इसे कदीम प्राकृत, कौन सी प्राकृत, कदीम प्राकृत कहा गया है। और पिशाची कश्मीर और पंजाब में, जिसके मायने भूत के हैं, इसमें अदब की सबसे ज्यादा कमी मिलती है। तो अदबी प्राकृतों को क्या नाम दिया गया, अदबी प्राकृतों को नाम दिया गया सेकंड प्राकृत। अगले पेज पे चलते हैं फिर। तीसरा है अपभ्रंशों का दौर। तीसरा किसका दौर है, अपभ्रंशों का दौर। तीसरा किसका है, अपभ्रंशों का दौर। ठीक है। अपभ्रंशों का दौर, ये दौर कब से रहता है, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है। 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक
अभ्रंश लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है, जबकि जबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल चंड ने प्राकृत लक्षणम में किया है। चंड ने प्राकृत लक्षणम में किया है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, किसने? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा है कि संस्कृत की बिगड़ी हुई शक्ल को ही हमने क्या कहा? अभ्रंश नाम दिया गया। ठीक है। और हेमचंद्र ने सबसे पहले अपभ्रंश के कवायद मुरत्तब किए और उसकी कवायद मुरत्तब किए, और वो किताब का नाम क्या है? उसकी तख्लीक का नाम क्या है? हेमचंद्र शब्द अनुशासन। ठीक है। तो अब तक हमने समझ लिया कि फर्स्ट प्राकृत तो अवाम की बोली ठोली या मुहावरे को कहा गया, सेकंड प्राकृत अदबी प्राकृतों को कहा गया, और थर्ड प्राकृत अपभ्रंशों को कहा गया। यहां तक आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5 अपभ्रंश वजूद में आई। महाराष्ट्री, शूरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पिशाची के जो थी वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक प्राचट और दूसरी केकई। प्राचट से बनती है लेंडा और केकई से बनती है सिंधी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जदीद हिंद आर्याई दौर। जदीद हिंद आर्याई दौर का टाइम पीरियड 1000 ईस्वी से मौजूदा जमाने तक। अब जदीद हिंद आर्याई दौर में क्या होता है? जदीद जबानें वजूद में आती हैं, जैसे कि उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा उड़िया, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, लेंदा मगरबी पंजाब में। लेंदा का क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है, नेट में, कि लेंदा बोली कहां बोली जाती है। ठीक है। लेंदा कहां बोली जाती है? मगरबी पंजाब में। जॉर्ज अब्राहम गेयरसन ने कहा कि मध्य देश में 5 बोलियां बोली जाती थी। इन्हीं 5 बोलियों को मगरबी हिंदी का नाम दिया गया। मगरबी हिंदी का नाम दिया गया। मध्य देश में, मध्य भारत में 5 बोलियां बोली जाती थी, जिन्हें क्या नाम दिया गया? मगरबी हिंदी। और 5 बोलियों का नाम एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो पांचों नाम याद होने चाहिए। पहला खड़ी बोली, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रज, चौथा कन्नौजी, 5वां बुंदेली। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है, यहां तक आया समझ में? 5। फिर इसके बाद क्या होता है? इस खड़ी बोली से 2 जबानें वजूद में आती हैं, पहली उर्दू और दूसरी हिंदी। तो ये आ गई हमारी हिंद आर्याई से कदीम हिंद आर्य दौर से लेकर उर्दू तक का सफर तय कर लिया हमने कि उर्दू कैसे बनी। इस खड़ी बोली के अव्वलीन नमूने, इसीलिए अमीर खुसरो को उर्दू का सबसे पहला शायर कहा जाता है कि अव्वलीन नमूने किसके पास मिलते हैं? अमीर खुसरो के पास मिलते हैं। फिर हमने देखा 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण भारत को जीतने के साथ ही उसके साथ लोग बाग भी गए थे, और मुसलमानों के साथ साथ और लोग भी गए, और जब लोगों ने वहां पर इस्लाम धर्म की तबलीग की तो नई जबान वजूद में आई, और इसी उर्दू जबान में, इसी खड़ी बोली जबान में उन्होंने कहा, उसी खड़ी बोली में उन्होंने तबलीग की, और इससे धीरे धीरे परवान चढ़ती गई। फिर 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दौलताबाद देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, अपना पाया तख्त बनाया। ठीक है, सल्तनत की पाया तख्त बनाकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में कहीं भी एक बार आया जरूर है, कि 1327 मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी या दौलताबाद को अपनी राजधानी कब बनाया था। फिर उसके बाद क्या होता है? आदिल शाही और कुतुब शाही हुकूमतों ने इस खड़ी बोली को, जो बोली नई बोली निकल रही थी, उस बोली उर्दू को काफी परवान चढ़ाया, और वली दक्कनी के साथ, किसके साथ? वली दक्कनी के साथ निखरी हुई शक्ल में ये शुमाली हिंद में वापस आती है। इस तरीके से अब मौजूदा उर्दू हमारे सामने पेश होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देखें मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये बहुत शानदार टॉपिक है, जिसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि लोग बाग इसमें सिर्फ नजरियात पढ़ा के आप लोगों को महदूद कर देते हैं। कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो नजरियात का रहेगा। उर्दू से मुताल्लिक जितने भी नजरियात हैं, हम उन नजरियात को देखेंगे, और उर्दू के दूसरे नाम और दूसरी जबानें और उनके मकाम मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। जैसे कि मैंने इस टॉपिक में आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलते फिर कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।